हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम आधुनिक काल में चौथे प्रकरण का शुरुआत करेंगे। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको आज देखेंगे। ये जो चौथा प्रकरण है, इसमें हम नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत चलते हैं, जो वर्तमान काव्य धारा है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे और इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये रहा। यहाँ पर पंक्ति है, आपको बताना है कि ये किसकी है। ठीक है, पद है पंक्ति के। निकल रही है उर से आ, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खरा चोच खोले, संपुट खोले सीप करी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। ये किसकी कविता की पंक्ति आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सत्यनारायण कविरत्न, ऑप्शन बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, ऑप्शन सी गिरधर शर्मा नौरत्न और ऑप्शन डी पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी रचनाकार हैं यहाँ पे या कवि हुए हैं, उनका जो किस उपनाम से कविताएं लिखते थे, तो ये भी ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन इनमें से किसी को भी लगा रहे हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये इसका होगा ये यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो मैथिली शरण गुप्त होंगे। ठीक, मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर होगा। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 2। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को, विशेषकर श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वो बताते हैं कि हिंदी में छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, 2 लोगों का नाम लेते हैं। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। मैथिली शरण गुप्त की कविता नहीं है, तो यहाँ पर 4 कविताएं हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कविता मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो ऑप्शन ए है नक्षत्र निपात, ऑप्शन बी है आंसू, ऑप्शन सी है स्वयं आगत और ऑप्शन डी है अनुरोध। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, आंसू। आंसू जो है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। आंसू नाम से एक जयशंकर प्रसाद भी लिखते हैं काव्य। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और दूसरा इसी नाम से मुकुटधर पांडे भी लिखते हैं। कौन, मुकुटधर पांडे। ठीक, और मुकुटधर पांडे एक जो है आंसू लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं उद्गार। ठीक है, उद्गार। तो ये 2 मुकुटधर पांडे की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसू, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। जो नक्षत्र निपात है, स्वयं आगत, अनुरोध है, ये मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण कविता है, जिसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पे 2 कथन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला कथन इस प्रकार है। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध ना रखने वाली कविताएं भी छायावाद की कही जाने लगी। अंत छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही ना रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा है। कथन 2 कहता है कुरंचे ने अभिव्यंजनावाद का शुरुआत किया। तो कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और ऑप्शन डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इनमें से क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। जो पहला कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ये सही है। और दूसरा जो है ये कुरंचे ने अभिव्यंजनावाद का शुरुआत किया था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुरंचे ने किसका, कौन से सिद्धांत का शुरुआत किया था। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ए सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5।
अनूप शर्मा का रचना सुनाल और सिद्धार्थ का काव्य का प्रकार है। तो एक अनूप शर्मा हुए, उन्होंने रचनाएं की है, तो आपको बताना है कि जो उनकी रचना है सुनाल और सिद्धार्थ वो किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन ए मुक्तक काव्य और महाकाव्य है, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य है और खंड काव्य है, ऑप्शन सी खंड काव्य है और महाकाव्य है, ऑप्शन डी खंड काव्य और मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अनूप शर्मा। अनूप शर्मा जो है, इनकी जो रचना दो देखने को मिलती है, एक सुनाल और एक सिद्धार्थ। तो ये आपको बताना है कि ये आंसर कौन सा होगा। तो जो सुनाल रचना है वो क्या है? खंड काव्य, और जो सिद्धार्थ रचना है वो क्या है? महाकाव्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। तो जो सुनाल का चरित्र इन्होंने जो कुणाल हुए हैं, तो इसमें किसका चरित्र चित्रित किया गया है? तो कुणाल का। ठीक। कुणाल को आधार बनाकर इन्होंने सुनाल नामक रचना की है। ठीक है। और सिद्धार्थ में भगवान बुद्ध को आधार बनाकर ये सिद्धार्थ का रचना करते हैं। ये एक महाकाव्य हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्गों में महाकाव्य रचा गया है। ठीक है। कितने में? 18 सर्गों में महाकाव्य रचा गया है। और दूसरा, ये संस्कृत के वर्ण विरुद्धों पर लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो श्री श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो आपको बताना है कि श्री श्याम नारायण पांडे की कौन सा रचना है। यहाँ पे कोड के माध्यम से उत्तर देना होगा आपको। ठीक है। तो ऑप्शन एक कहता है त्रेता के दो वीर, दो कहता है हल्दी घाटी, तीन कहता है नल नरेश, चार कहता है माधव, पांच कहता है रिमझिम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए कहता है 1 2 4 और 5, ऑप्शन बी कहता है 1 2 और 3, ऑप्शन सी कहता है 3 और 4, ऑप्शन डी कहता है 1 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा? तो श्याम नारायण पांडे की जो रचना है त्रेता का दो वीर, ये सही होगा। त्रेता का दो वीर, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। ठीक है। यहाँ पर त्रेता के जो दो वीर है, इसमें दो चरित्रों को तुलनात्मक रूप में सामने लाते हैं, जिसमें एक लक्ष्मण हुए और दूसरा कौन हुए? मेघनाथ। तो लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्धों के द्वारा इसमें कई प्रसंग सामने लाते हैं श्री श्याम नारायण पांडे, त्रेता के दो वीर। दूसरी रचना जो है हल्दी घाटी, ये भी श्याम नारायण पांडे की है। हल्दी घाटी जो है ये एक महाकाव्य, क्या है? महाकाव्य। और महाकाव्य है तो कितने सर्गों में? तो ये 17 सर्गों में। तो ये भी किसकी रचना है? तो ये भी श्याम नारायण पांडे की रचना है। लेकिन नल नरेश जो रचना है ये श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। तो ये जब इनकी रचना नहीं है तो किनकी रचना है? तो ये जो रचना है किनकी है? तो पुरोहित की है। पूरा नाम क्या है? प्रताप नारायण पुरोहित, प्रताप नारायण। ठीक। नारायण, तो अपना जो नाम लिखते हैं पुरोहित प्रताप नारायण, नल नरेश नाम से एक महाकाव्य लिखते हैं। तो ये जो भी जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं छायावादी युग में, वो सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो नल नरेश महाकाव्य है ये कितने सर्गों में? तो ये 19 सर्गों में। ठीक। कितने सर्गों में? तो हमने अभी इसमें इस प्रश्न में 2 महाकाव्य देख लिए, और एक पिछले प्रश्न में भी हमने देखा कि वो भी एक महाकाव्य था। तो उन महाकाव्यों को आपके सर्ग, उसके रचनाकार कौन है और उसका विषय क्या है, ये आपको ध्यान देना है। जो प्रताप नारायण पुरोहित हैं ये 19 सर्गों में नल नरेश लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा ये कौन सा छंद में लिखते हैं? तो रोला, रोला छंद और हरि गीतिका। तो इतना इससे ध्यान रखिएगा। अब माधव और रिमझिम सिर्फ श्याम नारायण पांडे के छोटे छोटे 2 काव्य हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 4 और 5। तो 1 2 4 और 5 किस में देखने को मिलता है? तो ये ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है और इसका उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो कथन ये कहता है, इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर नामालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं। वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता से वही दोहे शॉर्ट से लिखने से बाज नहीं आते हैं। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक। दूसरा कथन, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वतंत्रता में बाधा आती है। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं? ये दोनों कथन किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है। ये दोनों ही कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन है। तो कई बार यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। वही तुक, वही छंद, वही उपमा, वही रूपक, इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कविता से वैया दोहे सोटे लिखने से बाज नहीं आते। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये तुले हुए शब्दों में कविता करने से तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों की स्वतंत्रता में बाधा आती है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। तो यहाँ पे एक पद दिया गया है और आपको बताना है कि वो पद किसके द्वारा कहा गया है। तो पद कुछ इस प्रकार है, हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का, हर तौर किसी का बिसारा हुआ, घर से किसी का हूँ निकाला हुआ, दर से किसी को दुत्कारा हुआ। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? ऑप्शन ए, अनूप शर्मा। ऑप्शन बी, जगदम्बा प्रसाद। ऑप्शन सी, ठाकुर प्रसाद शरण सिंह। ऑप्शन डी, श्याम नारायण पांडे। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैसा कि मैंने बोला था कि जितने भी आधुनिक कवि या पुराने कवि है तो वो एक उपनाम से कविता लिखते थे। अगर वो आप उपनाम याद रखेंगे तो ये इसका आंसर कर देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे उसका उपनाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये जगदम्बा प्रसाद हितैषी है। ये किस नाम से लिखते थे? हितैषी नाम से कविता लिखते थे। तीनों ने पंक्ति के शुरुआत में ही अपनी उपनाम यहाँ पे दे दिया है। हूँ हितैषी सताया हुआ किसी का। तो अगर मैं यहाँ हितैषी कहता तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते थे, लेकिन आज का जो एग्जामिनर कर रहे हैं वो पूरी तरह से नाम ना देकर सिर्फ आधा ही नाम दे रहे हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं, तो इसका विचार कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। कथन एक कहता है, हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्यों को लेकर अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, असमंजस्यों को लेकर नहीं। कथन 2 कहता है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह माधवी मानवीय संचिता ज्योतिषमयी और कादम्बनी की रचना की है। जिसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये दोनों ही कथन सही है। ये जो पहला कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, ये दूसरा जो कथन है ये इसमें ठाकुर गोपाल शरण सिंह द्वारा की गई रचनाओं का जिक्र है। तो इसमें गोपाल शरण जो शर्मा हुए इसमें उन्होंने माधवी, मानवी, संचिता और ज्योतिषी कादम्बनी ये महत्वपूर्ण है। अगर इसमें भी महत्वपूर्ण की बात करें तो मानवी इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ठाकुर गोपाल शरण सिंह का। ठीक, मानवी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मानवी में उन्होंने किसका जिक्र किया है, किसको दिखाया है? तो उसमें जो देवदासी, जो मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां, बाकी दुल्हन और जो भिखारी, जो वीरांगना थी,
उनका चरित्र चित्रण करते हैं, ठीक है, उनकी दुर्दशा का वर्णन करते हैं, इसलिए ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पर पद दिया गया, आपको बताना है कि वो पद किसका है। जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी, आज कृषक वो पिसा हुआ है इन प्रमत भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। तो ये जो पद है ये किसके द्वारा रचा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है तुलसी शर्मा दिनेश, ऑप्शन बी पुरोहित प्रताप नारायण, ऑप्शन सी श्री श्याम नारायण पांडे और ऑप्शन डी जगदम्बा प्रसाद हितैषी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये जो पद है तुलसी राम शर्मा दिनेश द्वारा रचा गया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पद है, ठीक है। इसमें तुलसी शर्मा ये दिनेश उपनाम लगाते हैं, प्रताप ये पुरोहित नाम लगाते हैं, पुरोहित प्रताप नारायण, श्री श्याम नारायण पांडे और जगदम्बा प्रसाद हितैषी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। तो यहाँ पे कुछ रचना दी गई है, यहाँ पर नंबरिंग में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 और ये 5। अब इसका आंसर दीजिए। ब्रज भाषा की रचना है, तो यहाँ पे जो रचनाएं लिखी गई है उनमें से आपको बताना है कि ब्रज भाषा की रचना कौन सी है, ठीक। तो और एक कहता है उद्धव शतक, बी कहता है एक, 2 कहता है बुद्ध चरित, 3 कहता है वीर सत्सई, 4 कहता है ब्रजरज, 5 कहता है मानवी। 3 में से कौन सा आंसर सही होगा कूट एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी कहता है 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी कहता है 1 और 5 और ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा तो आइए एक बार देखते हैं इनमें से क्या आंसर सही होगा। तो एक बात ये भी बताइए कि ये जो रचनाएं हैं ये किसके द्वारा रची गई है, ठीक है। तो उद्धव शतक क्या ये ब्रजभाषा की रचना है। तो हाँ, ये ब्रजभाषा की रचना है। और ये किसने लिखा है उद्धव शतक। तो उद्धव शतक लिखा है रत्नाकर जी ने, ठीक। किसने लिखा है रत्नाकर जी ने, और ये ब्रजभाषा की रचना है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा बुद्ध चरित, बुद्ध चरित किसने लिखा है तो ये शुक्ल जी ने लिखा है, ठीक है। शुक्ल जी ने इसकी रचना की है और ये भी ब्रज भाषा में की है, ठीक। वीर सत्सई, वीर सत्सई किसने लिखा है तो ये वियोगी हरि, किसने वियोगी हरि ने इसकी रचना की है और इस पर इन्हें एक पुरस्कार मिला है, कौन सा मंगला पारितोषिक सम्मान मिला है, ठीक है। और ये भी वीर सत्सई की रचना है, ये भी क्या है ब्रजभाषा की रचना है। चौथा ब्रजरज, तो ब्रजरज किसकी रचना है तो ब्रजरज जो रचना है वो राय कृष्णदास जी की रचना है, राय कृष्ण दास जी की रचना है और ये भी ब्रज भाषा में रची गई है। अब मानवी, मानवी किसकी रचना है, जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में या पिछले से पिछले में कहा है कि मानवी ठाकुर गोपाल शरण की सिंह की रचना है, तो ये ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये किस भाषा में लिखी गई है तो खड़ी बोली में लिखी गई है, किसमें खड़ी बोली में लिखी गई है और ये ब्रज भाषा की रचना नहीं है। तो जितने भी रचनाएं हैं ये सब ब्रज भाषा में है मानवी को छोड़कर। और आपको अगर हो सके तो इनके जो प्रकाशन वर्ष है वो भी ध्यान दीजिएगा और इनका प्रकाशन वर्ष एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 किस में, तो इसका जो आंसर देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ठीक। मानवीय इनका नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।